नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को और भी मजबूत बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर काम करना स्टार्ट किया जा रहा है। टाटा पैटर्न नाम की एक इंडियन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की तरफ से अभी टैल्कन शील्ड नाम की एक जैमर पॉड को डेवलप किया गया, जो स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के SU-30 MKI के लिए डिजाइन किया गया है। ये जैमर पॉड AESA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसे एयरक्राफ्ट को दुश्मन के रडार से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पॉड एयरक्राफ्ट के दोनों विंग टिप पर इंस्टॉल होने वाले जो कि 360 डिग्री कवरेज को प्रोवाइड कर सकता है। साथ साथ ही दुश्मन के रडार को डिसेप्ट करने में भी सक्षम होने वाला है। इसका इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडिएटेड पावर इतना पावरफुल है कि ये ग्राउंड बेस्ड रडार, फायर कंट्रोल रडार, एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम और एयरबोर्न रडार को भी जैम कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये कि ये एयरक्राफ्ट की एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ इजीली इंटीग्रेट हो सकता है और आउटडेटेड रशियन ऑरिजिन SAP 5.8 पॉड्स को रिप्लेस करने के लिए इसको एक सुइटेबल ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। टाटा पैटर्न की तरफ से अभी इसको लेके इंडियन एयरफोर्स को एक बोल्ड ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें बिना किसी कमिटमेंट के ही वो इन सिस्टम को फ्लाइट ट्रायल के लिए ऑफर कर रहे हैं। इस ट्रायल के दौरान SU-30 MKI फाइटर जेट पर इन जैमर पॉड को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाने वाला है और अगर इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर पाता है तो तब इसे खरीदने पर विचार किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स इस ऑफर को अभी सीरियसली कंसीडर कर रहा है और जल्दी इसको लेके क्लियरेंस मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। अगर ये टेस्ट अभी सफल हो जाता है तो टैल्कन शील्ड पूरे SU-30 MKI फ्लीट में इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जो कि एग्जिस्टिंग रशियन जैमर को रिप्लेस करने वाला है। एक और पॉइंट ये भी है कि भारत को अभी तक अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सोल्यूशन के लिए फॉरेन सप्लायर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था। खास करके SU-30 MKI में अभी हम जैमर के तौर पर रशियन जैमर के अलावा एडिसल इजरायली ओरिजिन एल्टा स्कॉर्पियस या ELM 822 जैमर का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन इंपोर्टेड सिस्टम होने की वजह से इनका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अभी टैल्कन शील्ड जैसी इंडिजिनस सोल्यूशन से ये डिपेंडेंसी कम होने की उम्मीद किया जा रहा है और मेंटेनेंस भी हमारे लिए आसान होने वाला है, साथ ही हमें सस्ते भी पड़ने वाले हैं और साथ ही ये DRDO की एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर प्रोग्राम को भी कॉम्प्लीमेंट करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और रशिया की डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रशिया के बीच अभी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एडिशनल यूनिट को एक्वायर करने के लिए बातचीत शुरू किया जा चुका है। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक S-500 प्रोमेथियस सिस्टम के लिए भी भारत की तरफ से अभी रशिया के साथ बातचीत किया जा रहा है, लेकिन सेम टाइम पर अभी भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच जैसे रिलेशन चल रहे हैं, इसको देखते हुए अगर ये डील फाइनल होता है तो ये यूनाइटेड स्टेट की काटसा सैंक्शंस को ट्रिगर करने की उम्मीद भी किया जा रहा है, जो कि भारत और अमेरिका के रिलेशन में नए टेंशन को क्रिएट कर सकता है। S-400 सिस्टम के बैटलफील्ड परफॉर्मेंस को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा था, जब पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन अटैक को भारत की तरफ से बिना कोई दिक्कत के इंटरसेप्ट कर दिया गया था। इसके अलावा S-400 सिस्टम की मदद से भारत की तरफ से पाकिस्तान के AWACS को 300 किलोमीटर की दूरी से भी न्यूट्रलाइज किया गया था। ये देखकर अभी भारत की तरफ से और भी ज्यादा मात्रा में S-400 यूनिट को खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाने की बात सामने आई है, ताकि चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मिसाइल शील्ड को और भी मजबूत बनाया जा सकेगा। जब भारत की तरफ से रशिया के साथ एडिशनल S-400 सिस्टम को लेकर बातचीत करना स्टार्ट किया गया था, सेम टाइम पर रशिया की तरफ से अपनी S-500 सिस्टम को भी भारत को ऑफर करने की बात सामने आई है। ये सिस्टम 600 किलोमीटर तक की रेंज में एयर डिफेंस कवरेज को प्रोवाइड करने में सक्षम होने वाला है, जो कि S-400 सिस्टम के मुकाबले 200 किलोमीटर ज्यादा होने वाला है और ये बैलिस्टिक मिसाइल को भी 500 किलोमीटर की रेंज में इंटरसेप्ट कर सकता है। साथ ही ये सैटेलाइट को भी टारगेट करने में कैपेबल है, यानी कि हम दुश्मन की सैटेलाइट को भी नष्ट कर सकते हैं। अगर भारत अभी S-500 को एक्वायर करता है तो भारत दुनिया का पहला देश होने वाला है जो S-500 का एक्सपोर्ट कस्टमर होने वाला है। मजे की बात यह कि इस डील में रशिया की तरफ से S-500 सिस्टम की को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर भी शामिल करने के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, क्योंकि इनडायरेक्टली ब्रह्मोस की तरह रशिया भी अपनी सिस्टम को भारत के साथ मिलकर बनाना चाहता है, ताकि इसे बिना कोई सैंक्शन के रिस्क एक्सपोर्ट करना संभव होने वाला है। लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट और भारत के बीच भी जैसे रिलेशन बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसे में अगर भारत अभी रशिया के साथ कोई डील करता है तो यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत के ऊपर काटसा एक्ट को लागू करने की पॉसिबिलिटीज को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता है।
अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से भी अपने सरफेस कॉम्बैट पावर को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट 18 यानी नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर को जल्दी ही बनाने का प्लान किया जा रहा है। इसको लेके नेवी की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री से अभी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON को लेने की तैयारी किया जा रहा है। इसके तहत इनिशियली 4 एडवांस डिस्ट्रॉयर्स को बनाने का प्लान किया जा रहा है और फ्यूचर में इस क्लास की टोटल 10 वेसल को अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। ये सिर्फ 10,000 टन से 13,000 टन तक के डिस्प्लेसमेंट के वेसल होने वाले हैं, जो भारत की डिस्ट्रॉयर फ्लीट के लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेड होने वाला है। विशाखापट्टनम क्लास की डिस्ट्रॉयर के बाद ये सिर्फ इंडियन नेवी की बैकबोन बनने वाले हैं और डिस्ट्रॉयर किसी भी मॉडर्न नेवी की फायर पावर का मेन वेसल होते हैं। और इस वक्त इंडियन नेवी की बात करें तो हमारे पास लगभग 13 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं, जबकि चाइना के पास टोटल 50 के आसपास और जापान के पास भी लगभग 42 के आसपास डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। इस गैप को अभी भरने के लिए इंडियन नेवी की तरफ से प्रोजेक्ट 18 को जल्दी ही अप्रूव करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। नेवी का कहना है कि वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो की तरफ से पहले से ही इन वेसल की डिजाइन को तैयार किया चुका है और अप्रूव होने के बाद इन वेसल को बस 4 से 5 साल के अंदर ही बनाना स्टार्ट किया जा सकता है, जबकि पहले इस स्टैंडर्ड की वेसल को बनाने के लिए हमें 6 से 7 साल का समय लग जाता था। सबसे बड़ी बात यह कि इन वेसल में लगभग 144 के आसपास वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद होने वाले हैं, जो कि चाइना के टाइप 55 डिस्ट्रॉयर से भी ज्यादा होने वाला है। यानी फायर पावर के मामले में ये चाइना की सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर्स को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक ब्रह्मोस, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और स्मार्ट टॉर्पेडो जैसे सिस्टम मौजूद होने वाले हैं, जो कि नेवल डोमेन में इनको अनबीटेबल फायर पावर को प्रोवाइड करने वाला है। इसकी सेंसर के बारे में बात करें तो इसमें S-band AESA रडार और मल्टी सेंसर मास्ट मौजूद होने वाला है, जिसको लेके अभी जापान के साथ डिस्कशन किया जा रहा है, जो 360 डिग्री कवरेज और 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में एनिमी थ्रेट को डिटेक्ट और ट्रैक करने में सक्षम होने वाला है। इन वेसल में नॉर्मल सरफेस मिसाइल सिस्टम के अलावा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी मौजूद होने वाला है, जो कि चाइना की कैरियर किलर बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ हमारे वेसल को सेफ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। और इस वजह से अभी नेवी की तरफ से जल्दी इन वेसल को अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को अगले 5 साल के अंदर एक नए लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल से इक्विप करने का प्लान किया जा रहा है, जिसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। ये मिसाइल कैरियर की एग्जिस्टिंग MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस मिसाइल सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करने वाला है, जिसका रेंज अभी 90 किलोमीटर है। इस नए मिसाइल सिस्टम को इंटीग्रेट करने से INS विक्रांत की एयर डिफेंस सिस्टम और भी मजबूत बनने वाला है। INS विक्रांत को सितंबर 2022 में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था, जो भारत की तरफ से बनाया गया पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। 45,000 टन की डिस्प्लेसमेंट के साथ ये कैरियर 30 के आसपास एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है, जिसमें MiG-29 फाइटर जेट, कामोव हेलीकॉप्टर और नेवल LCA तेजस को भी इसमें इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था। इस वक्त INS विक्रांत में MRSAM यानी बैरक 8 सिस्टम को मेन एयर डिफेंस मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इंडो इजरायली कोलैबोरेशन के अंदर DRDO और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से डेवलप किया गया और ये 90 किलोमीटर के अंदर एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को काउंटर करने में सक्षम होने वाला है। लेकिन अभी बढ़ रही सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक थ्रेट का सामना करने के लिए INS विक्रांत को और भी मजबूत बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिस वजह से अभी इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल को ऐड करने के बारे में विचार किया जा रहा है, जो 250 किलोमीटर तक की रेंज के अंदर एरियल थ्रेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होने वाला है। इससे कैरियर को दूर से ही थ्रेट से बचाया जा सकेगा, जिसमें हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट, एंटीशिप मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हो सकते हैं। ये नया इंटरसेप्टर मिसाइल DRDO के एडवांस मिसाइल प्रोग्राम जैसे कि LRSAM या XRSAM और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम से डिराइव करने की उम्मीद किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मिसाइल में एक्टिव रडार, होमिंग, एडवांस गाइडेंस और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट जैसे फीचर मौजूद होने वाली, जिससे INS विक्रांत हाई थ्रेट एनवायरनमेंट के अंदर भी कॉन्फिडेंटली ऑपरेट करने में सक्षम होने वाला है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO की तरफ से अपने इंडिजिनस रडार टेक्नोलॉजी में अभी एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया। पता चला है कि DRDO की तरफ से अभी एक एडवांस रडार को डेवलप किया गया, जिसका नाम डिजिटल एक्टिव फेज रडार यानी डापा रडार है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन 4D रडार है, जो कॉम्प्रिहेंसिव एरियल सर्वेलेंस और टारगेट ट्रैकिंग के लिए डिजाइन किया गया है। डापा रडार एक फुली रोटेटिंग एक्टिव फेज रडार मल्टी फंक्शन रडार है, जो एनिमी एयरक्राफ्ट, UAV, हेलीकॉप्टर, दूसरे एरियल टारगेट को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट और ट्रैक करने में सक्षम होने वाला है।
इस रडार में एडवांस बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, जो ट्रांसमिट और रिसीव दोनों मोड में हाई प्रिसिशन ट्रैकिंग और परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रडार 200 किलोमीटर तक की रेंज में 2 मीटर स्क्वायर की टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक करने में सक्षम होने वाला, और ये 30 मीटर से लेके 15 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड को कवर करने वाला है। इस रडार में रोटेटिंग और स्टीयरिंग दोनों ऑपरेशनल मोड अवेलेबल होने वाले हैं और इसमें स्केलेबल आरपीएम भी मौजूद होने वाली है। सबसे खास बात यह कि रडार हाई क्लटर वाले एनवायरनमेंट के अंदर और पावरफुल जैमिंग सिस्टम के खिलाफ भी अपने एनहांस ECCM फीचर की वजह से स्मूथली ऑपरेट करने में सक्षम होने वाला है। इस रडार का आर्किटेक्चर मॉड्यूलर होने के साथ साथ स्केलेबल भी होने वाला है, जिस वजह से इसे अलग अलग तरह के मिशन के हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकता है। मतलब ये रडार सिर्फ एयर डिफेंस तक ही लिमिटेड नहीं होने वाला है, बल्कि सर्वेलेंस और टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।